तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2। उसका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे चैप्टर 2 का। जितना भी एमसीक्यू बन सकते हैं चैप्टर 2 से सारा एमसीक्यू हम लोग कवर अप करेंगे एग्जाम पर्पज से। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1 आप लोगों ने किया होगा और मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपका सारा चैप्टर विथ रिवीजन अपलोडेड है। ठीक है, तो वहाँ से आप प्ले लिस्ट नीचे दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अकाउंट्स का भी है, वहाँ से देख लीजिएगा, और बीएसटी में भी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 का। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु गेव द कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी किसने दिया था? कुछ याद है? मार्शल ने। ठीक है, उसके बाद आता है कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करता है किसका? कंज्यूमर का बिहेवियर जो होता है कौन सा स्टडी करता है, कौन सा स्ट्रीम में पढ़ता है? तो माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो में रहता तो नेशनल इनकम वाला। तो सेकंड क्वेश्चन जो आपका था, कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करता है किसका? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। थर्ड क्वेश्चन बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे सारा स्टेटमेंट दिया है, वहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो यूटिलिटी मीन्स वांट्स टू सेटिस्फाई पावर। यूटिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डिजायर। डिजायर ऑफ कंजम्पशन गिव्स बर्थ टू यूटिलिटी। जब कंजम्पशन करेंगे तो अब यूटिलिटी जो मतलब बर्थ होता है, मतलब जो डिजायर जो इच्छा उत्पन्न होती है, जब यूज करते हैं तो डिजायर यूटिलिटी उत्पन्न होती है ना। तो चारों का मतलब सेम ही है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है व्हिच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसेन। गॉसेन का फर्स्ट लॉ कौन सा था? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कौन सा था? गॉसेन का फर्स्ट लॉ कौन था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। 5th नंबर क्वेश्चन बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी इज साइकोलॉजिकल फेनोमेना, यूटिलिटी इज ऑब्जेक्टिव, यूटिलिटी इज ए रिलेटिव कंसेप्ट, या ऑल ऑफ दीज। कौन सा होगा आप बताइए तो जरा सोचे। साइकोलॉजिकल फेनोमेन, सब्जेक्टिव और रिलेटिव कंसेप्ट, तो ऑल ऑफ दीज। ओके, चैप्टर 6 बोलता है हाउ टू कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय चेंज इन क्वांटिटी, वही ना। ठीक है, टोटल यूटिलिटी बिकम्स मैक्सिमम। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम रहेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी इज, टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम रहेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? 0 होगा। अभी आपके पास एग्जाम के लिए टाइम नहीं है, ठीक है, तो एक्सप्लेन सारा चीज़ मतलब करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कुछ ही समय बचा है। तो उसके हिसाब से मतलब सिर्फ एमसीक्यू करते हैं। आप एक बार एमसीक्यू देखिएगा, एग्जाम में याद रहेंगे। ओके, अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन 8 बोलते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। TU इंक्रीजेज, टोटल इंक्रीज टिल MU इज पॉजिटिव। TU इज मैक्सिमम व्हेन MU इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम वाला यहाँ पे आ गया ना, TU बिकम्स मैक्सिमम तो MU इज 0। सेकेंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, लेकिन TU जब इंक्रीज करता है तो MU पॉजिटिव रहता है। ओके, फिर थर्ड नंबर आपका आता है TU डिक्लाइन करता है तो MU निगेटिव जाएगा, क्योंकि TU जब मैक्सिमम पॉइंट पे होता है तो MU 0 होता है। तो TU इंक्रीज करता है तो MU पॉजिटिव होता है, फिर TU डिक्लाइन करता है तो MU निगेटिव रहता है। ओके, बेसिकली प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम यूटिलिटी। इक्विलिब्रियम के बारे में किसने दिया था? बोलिए, रिकार्डो ना। 10 बोलता है द डिफरेंस कर्व इज। डिफरेंस कर्व क्या होता है? कन्वेक्स होता है ना, क्या? कन्वेक्स टू द ओरिजिन। सही है ना, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ओके, द एबिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इन ए गुड इज कॉल्ड इट्स क्या? प्रोडक्टिविटी, सेटिस्फैक्शन, क्या होगा? द एबिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इन गुड्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है स्लोप ऑफ बजट लाइन और या प्राइस लाइन इज क्या होगा? PX इंटू PY। तो PX क्या, प्लस या माइनस? बोलिए,
यहाँ पे तो आंसर दिया हुआ है तो देख ही लीजिएगा, याद था। चलिए क्वेश्चन 13 बोलता है यूटिलिटी इज रिलेटेड टू, यूटिलिटी रिलेटेड होता है किससे, यूजफुल से, मोरालिटी से, सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। यूटिलिटी सेटिस्फाई करता है ह्यूमन वांट्स, यूजफुलनेस भी होगा, तो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, ठीक है। यूटिलिटी कैन मेजर बाई, यूटिलिटी मेजर कैसे किया जाता है, मनी, एक्सचेंज ऑफ गुड, बेट ऑफ गुड, बोलिए बेट के हिसाब से नहीं ना, मनी, ओके। उसके बाद लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंक्रीजिंग यूटिलिटी, डिमिनिशिंग या सब्स्टिट्यूशन। इक्विलिब्रियम वाला में सब्स्टिट्यूशन आता है, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी में क्या आएगा, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंडिफरेंट कर्व स्लोप क्या होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कैसे होता है, ऐसे रहता है ना कर्व, तो पूरा कर्व में ऐसे, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ना, ठीक है। द एडिशन ऑफ यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल यूनिट्स, द एडिशन ऑफ यूनिट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल यूनिट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड, कौन सा, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल, मैक्सिमम, एडिशनल, कौन सा, लॉ ऑफ यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टडी इन द गुड्स इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, हु प्रोपाउंडेड द ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी जो प्रोपाउंड किए थे उसका नाम पूछ रहा है, कौन, किसने किया था, बताइए तो, एच है ना, हिक्सन एलन। द प्रोपाउंडेड ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसका था, बोलिए किसका था, ओके। किस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसका था, गोसेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टेक्स पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस होगा। इक्विलिब्रियम कब होता है, मार्जिनल यूटिलिटी जब प्राइस के बराबर हो, ओके। द कैपेबिलिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, कैपेबिलिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स कौन सा होगा, कंजप्शन, यूटिलिटी, क्वालिटी या टेस्ट। आपका ये दोनों तो होगा नहीं होगा ना, ये दोनों बताइए। अच्छा छोड़िए कौन सा होगा, सो आप बताइए। द कैपेबिलिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज कंजप्शन, यूटिलिटी, क्वालिटी, टेस्ट। सोचिए कौन सा, मार दे, यूटिलिटी, ओके। 20 नंबर 2 में बोलता है द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर, फॉर द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर कौन सा होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स शुड बी इक्वल टू इट्स प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस, ठीक है। दूसरा बोलता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स शुड बी ग्रेटर देन प्राइस, ग्रेटर देन तो था नहीं, ऊपर में भी था, एम यू इज इक्वल टू प्राइस था ना। वेन मार्जिनल यूटिलिटी इज निगेटिव, जब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव रहेगा देन टोटल यूटिलिटी इज, एम यू इज निगेटिव तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा, जैसे ही एम यू निगेटिव रहेगा तो टोटल यूटिलिटी वहाँ से डिक्लाइन करते रहेगा, कैसे रहेगा, डिक्लाइन फॉल में ना, स्टार्ट डिक्रीजिंग। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी द कंडीशन ऑफ फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज, क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ए और पी ए, एम यू बी बी, कौन सा, बोथ ना। अकॉर्डिंग टू मार्शल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी कैन बी मेजर्ड बाय मनी, ये तो सही है। कैन नॉट बी मेजर्ड बाय मनी, ये भी सही है। कैन और कैन नॉट दोनों होगा, ठीक है, मतलब बोथ। कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर, नहीं।
कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर। नहीं, ये नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू मार्शल, यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी कैन बी मेजर्ड बाय मनी, कैन नॉट बी मेजर्ड बाय मनी। आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। ओके, कौन सा होगा? बोथ ए एंड बी। तो बाकी सब मिटाते हैं यहाँ से। इरेज आपका ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 26 बोलता है व्हिच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर डिमांड। डिमांड के लिए कौन सा प्रोडक्ट जो एलिमेंट है इसेंशियल है? डिजायर ऑफ कंज्यूमर, एबिलिटी ऑफ एडिक्यूट रिसोर्सेज, विलिंग टू कंज्यूम, तो ऑल ऑफ दीज। डिमांड तो सारा चीज़ रहेगा तभी तो होगा ना। कंज्यूमर का डिजायर रहेगा कि हाँ वो चीज़ चाहिए, एबिलिटी और उस चीज़ का अवेलेबल होना भी जरूरी है। विलिंग टू कंज्यूमर, कंज्यूमर जो होगा पे करने के लिए समर्थ हो तभी तो ना। डिमांड कर्व जनरली स्लोप्स। डिमांड कर्व कैसा होता है बोलिए तो? डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, बी नंबर आपका है। इन व्हिच गुड्स प्राइस फॉल डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड। इन व्हिच गुड्स प्राइस फॉल करता है, डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस अगर फॉल करता है तब भी इंक्रीज नहीं करता डिमांड। कौन सा? जो नेसेसिटी का चीज़ है, जो ज़रूरत है। अगर महंगाई बढ़ता है तो भी लोग कंज्यूम करते हैं, और घटता है तब भी ज़्यादा डिमांड नहीं होता है। यहाँ पे बोलता है डू नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड। व्हिच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टेड डिमांड। डिमांड को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? प्राइस, चेंज इन इनकम, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। कौन सा? चारों ना। प्राइस, अगर किसी भी चीज़ का प्राइस अगर बढ़ता है घटता है तो उसका डिमांड अफेक्ट करता है। इनकम चेंज होता है तो डिमांड अफेक्ट करता है। मेरा टेस्ट चेंज हो जाएगा कंज्यूमर का तो डिमांड अफेक्ट करता है। गुड व्हिच कैन अल्टरनेटिव बी यूज्ड आर कॉल्ड। अगर किसी भी चीज़ की जगह अल्टरनेटिव यूज किया जाता है, जैसे पेट्रोल गाड़ी की जगह डीजल यूज किया जाता है, चाय की जगह मतलब कॉफ़ी यूज किया जाता है, तो उसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। ओके। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है ना। वैसे भी मतलब जो एमसीक्यू कीजिएगा, ठीक है, अभी तो 7 दिन है तो पूरा कंसेप्ट कीजिएगा तो लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो इसलिए फास्ट फॉरवर्ड में कर लीजिएगा। और ज़्यादा लंबा मतलब आपका वीडियो रहेगा तो आप भी बोर हो जाइएगा, ठीक है। तो फास्ट फॉरवर्ड में करते हैं। आप एग्ज़ाम से पहले देख लीजिएगा और PDF एक बार देख लीजिएगा आप खुद से करके। ओके, आप PDF से एक बार याद कर लीजिएगा, एक बार वीडियो सुन लीजिएगा, क्योंकि आप याद करने जाइएगा तो इसी 30 क्वेश्चन करने के लिए कम से कम 50 मिनट का समय चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे कीजिएगा 15 मिनट में आपका याद के साथ साथ, और कभी कभी एग्जाम में भूल जाइएगा तब भी याद आते रहेगा माइंड में कि यार कुछ तो बोला था, कुछ तो बोला था, ठीक है। तो वीडियो एक बार देख लीजिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन कौन सा होता है बोलिए तो? dx इज इक्वल टू -px इंटू px, ये वाला ना। वेन प्राइस इन द when change in the price of goods, change in the price of goods X affected the goods of demand of goods Y, this demand is called। अगर प्राइस चेंज होता है X का तो Y अफेक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड, ऑल ऑफ दीज। बोलिए। फॉर नॉर्मल गुड्स, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है कौन सा होता है? डायरेक्ट, पॉजिटिव, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। बोले तो कौन सा होगा? इनडायरेक्ट। ओके, हमेशा इनडायरेक्ट होता है ना। जैसे किसी भी चीज़ का डिमांड बढ़ता है, जब प्राइस घटता है तो प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है ना। और प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है, और प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है। व्हिच आर द फॉलोइंग द रीजन फॉर फॉल इन डिमांड? फॉल इन इनकम, फॉल इन नंबर ऑफ बायर, फॉल इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, सारा चीज़ हो जाएगा।
विथ राइज इन द कॉफी प्राइस द डिमांड ऑफ टी। अगर कॉफी का प्राइस घट रहा है तो डिमांड किसका, चाय का बढ़ेगा ना, क्योंकि सब्स्टिट्यूट होता है। सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है, जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो लोग डीजल गाड़ी पे शिफ्ट होंगे ना, क्योंकि डीजल सस्ता दे रहा है पेट्रोल की अपेक्षा। वैसे ही कॉफ़ी पीने वाले लोग अगर कॉफ़ी का दाम बढ़ रहा है तो चाय पे शिफ्ट होंगे ना, तो चाय का डिमांड बढ़ जाएगा। आपने क्लास किया होगा तो वहाँ पे बताए होंगे आपको टीचर। ओके, कंट्रैक्शन इन डिमांड अपियर्स व्हेन, कंट्रैक्शन in demand appears when price rises and demand fall, price rises and demand also rise, price remains stable and demand fall, price falls but demand remain stable, price remain stable and demand fall, ये तो होगा नहीं, price rise and demand fall। ओके, यही होगा ऊपर वाला, price rise and demand fall। contraction in demand appears कब करता है, प्राइस राइज करता है और डिमांड फॉल करता है। ओके, ऊपर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट व्हिच इज ए रीजन ऑफ चेंज इन डिमांड, चेंज इन कंज्यूमर इनकम, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, पॉपुलेशन इंक्रीज, ऑल ऑफ दिस, सारे ही कंडीशन में डिमांड आपका चेंज हो जाएगा। फॉर ए चेंज इन व्हिच द फॉलोइंग देयर इज नो चेंज इन डिमांड, फॉर ए चेंज इन विच द फॉलोइंग देयर इज नो चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड चेंज कब नहीं होता है, चेंज इन प्राइस, चेंज इन इनकम, चेंज इन टेस्ट एंड फैशन, या नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। विद ए राइज इन द प्राइस डिमांड ऑफ ग्रिफिन गुड्स, अगर राइस का प्राइस इंक्रीज कर, राइज व्हेन राइज प्राइस द डिमांड फॉर गिफिन गुड्स, गिफिन गुड्स क्या होता है वो पहले जानना होगा, तो उसको देखते हैं पहले गिफिन गुड्स होता क्या है। तो गिफिन गुड्स में आता है, गिफिन गुड वह इनकम होता है जो लो इनकम नॉन लग्जरी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, फॉर व्हिच डिमांड इंक्रीजेज, जब डिमांड इंक्रीज करता है एज द प्राइस इंक्रीजेज, जैसे ही प्राइस इंक्रीज करता है तो उसका तो डिमांड इंक्रीज करता है, या प्राइस इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। डिमांड फॉर गिफिन गुड्स, जो गिफिन गुड्स होते हैं, इज हेवली इन्फ्लुएंस्ड ए लैक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट एंड इनकम प्लेजर। गिफिन गुड्स में आपका एग्जांपल आ जाता है, ब्रेड आ जाता है, व्हीट आ जाता है, राइस आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे वही बोल रहा है, व्हाट इज द राइज इन द प्राइस द डिमांड फॉर गिफिन गुड्स, तो राइज करेगा जैसे प्राइस द डिमांड ऑफ गिफिन गुड्स इंक्रीजेज। ओके, 41 में बोलता है, इज स्लोप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ ए नॉर्मल गुड, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो होता है नॉर्मल गुड्स का, वो क्या होता है, नेगेटिव। With the increase of income of consumer, with the increase in income, consumer decrease the consumption of which goods, inferior, normal या giffen goods, तो कौन सा होगा, giffen goods का। लोग सब्स्टिट्यूट खोजते हैं ना, फिर तो मतलब अगर इनकम इंक्रीज कर जाता है तो लोग नॉर्मल खाना मतलब वो नहीं होता है गिफिन गुड, जैसे ब्रेड रोटी चावल, तो उसमें मतलब उसका सब्स्टिट्यूट में मतलब जाते हैं। द डिमांड कर्व ऑफ गुड शिफ्ट फ्रॉम डी डैश टू डी, तो क्या होता है, डिमांड कर्व जो गुड का होता है शिफ्ट करता है डी टू डी डैश टू डी डैश, प्राइस फेल्स इन द प्राइस ऑफ द गुड्स, राइज इन द प्राइस ऑफ द गुड। दो ऑप्शन है, फॉल करता है या फॉल होगा, फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड्स, अगर प्राइस ऑफ गुड्स फॉल कर जाता है तो राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, या राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। प्राइस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, डी जो है यहाँ डी यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो कब, जब प्राइस यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है ना, प्राइस इंक्रीज कर रहा है लेकिन मेरा डिमांड जो है उतना ही है, तो यहाँ पे प्राइस था तो डिमांड मेरा इतना था, लेकिन जैसे ही प्राइस यहाँ पे गया तो प्राइस भी इंक्रीज किया और डिमांड भी, तो राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो डिमांड होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए क्वालिटेटिव स्टेटमेंट या क्वांटिटेटिव, क्या होता है, क्वालिटेटिव होते हैं ना, क्वालिटेटिव होते हैं,
नहीं, इसका क्वांटिटेटिव होते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। ओके 45 बोलता हूँ, द फॉलोइंग इज फार्मूला फॉर मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। कौन सा बोलिए? यही होगा ना, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। उसके बाद आता है फॉर गिवन गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज निगेटिव या पॉजिटिव होते हैं। इन द गिवन गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज पॉजिटिव। प्राइस इंक्रीज करता है, गिवन गुड्स का डिमांड इंक्रीज करता है, तो पॉजिटिव होते हैं। फॉलोइंग फिगर शो वाई एक्स, ठीक है। तो हाई इलास्टिसिटी डिमांड क्या शो करता है? फॉलोइंग फिगर शो करता है हाई इलास्टिसिटी डिमांड या परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड या परफेक्ट इलास्टिक या इन इलास्टिक। तो हाई इलास्टिक डिमांड होगा ना, या परफेक्ट होगा। Which of the following show elasticity less than 1? और इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, इसमें से कौन सा शो कर रहा है? नेसेसिटी गुड, जिसका इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो तो क्या आता है? नेसेसिटी गुड्स। which method elasticity of demand is measured? कौन सा मतलब इलास्टिसिटी का मेथड है जो डिमांड को मेजर करता है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शनेट मॉडल या पॉइंट मॉडल? कौन सा होगा? ऑल ऑफ दीज। काफी क्वेश्चन हो गए ना इसमें, अभी 49 हो गया, अभी पता नहीं कितना और है। चलिए, मतलब चैप्टर बड़ा था, मतलब इसका वेटेड भी बहुत ज़्यादा है, मतलब 12 मार्क्स या 15 मार्क्स वेटेड रहता है हमेशा एग्जाम में। तो सिर्फ एमसीक्यू करने से थोड़ा सा कंसेप्ट तो क्लियर रहेगा कि चलो मतलब कुछ नहीं तो 7 मार्क्स तो निश्चित आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन, ठीक ना। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, एग्जाम में समय है नहीं आपका। तो 50 नंबर क्वेश्चन बोलता है इलास्टिसिटी डिमांड शो करता है, क्या शो करता है? चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस, वही ना। तो इलास्टिक डिमांड इज ओके, खत्म हो गया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, और फ्रेंड सर्कल में अपना शेयर कर लीजिएगा, और कमेंट भी कर दीजिएगा कैसा लगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। नेक्स्ट चैप्टर के साथ चैप्टर नंबर 3 आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का हो जाएगा। ओके, चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जो PDF है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, टेलीग्राम लिंक। ओके, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाय।